लोगों ने अभी तक जो है इन योर प्रीवियस 4 सेमेस्टर्स, अगर हम फार्मास्यूटिक्स को लेके चलें तो आप लोगों ने स्टार्ट किया था फिजिकल फार्मेसी के साथ, ठीक है। फिजिकल फार्मेसी के अंदर जो आपका फर्स्ट पार्ट था, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का था, उस पार्ट के अंदर आप लोगों ने कुछ बेसिक जो फंडामेंटल्स थे या फिजिकल प्रिंसिपल्स थे वो आप लोगों ने डिस्कस किए थे। उसके बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर के अंदर एंटर हुए तो वहाँ पे वही कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो आपने थोड़ी सी एक्सटेंसिवली आपने वो डिस्कस किए, और वहाँ पे ये हुआ कि आप जो है इमल्शन, सस्पेंशन या टूवर्ड्स जो प्रिंसिपल रिलेटेड टू डोजेज फॉर्म थे उनकी तरफ आप जो हैं वो मूव कर गए थे, ठीक है। तो पहला साल आपका ऐसे कंप्लीट हुआ। सेकंड ईयर के अंदर आप डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस पे चले गए थे, जिसके फर्स्ट जो आपका थर्ड सेमेस्टर था उसके अंदर आप लोगों ने कुछ कैलकुलेशंस की थी और कुछ बेसिक जो फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस थी वो आपने वहाँ पे स्टडी की थी। सेकंड सेमेस्टर जो था, सेकंड ईयर का फोर्थ सेमेस्टर जो फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशन का सेमेस्टर था, उसके अंदर आप लोगों ने टैबलेट, कैप्सूल्स, ऑइंटमेंट, क्रीम्स, लोशन, इस किस्म की तमाम जो आपकी प्रेपरेशन थी, ओरल भी और ऐसी प्रेपरेशन जो कि आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो सारी की सारी प्रेपरेशन जो थी वो आप लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी। अब अगर हम एक लम्हे के लिए डिस्पेंसिंग को छोड़ दें और हम आगे मूव करें इंडस्ट्री के अंदर, तो जब आप इसके अगले साल इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे बेसिकली आप लोग देखेंगे कि आप जो भी चीज़ इंडस्ट्री के अंदर आपकी फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन जो हैं वो कैसे मैन्युफैक्चर होती हैं, ठीक हो गया। अब दरमियान में जो डिस्पेंसिंग का फिफ्थ सेमेस्टर का पार्ट है, ये बेसिकली आपको एनेबल करेगा वो प्रेपरेशंस जो कि इंडस्ट्री से बन के फिनिश फॉर्म में एक फार्मेसी तक पहुंचती हैं, और उन प्रेपरेशंस को फिर आप लोगों ने डिस्पेंस करना होता है इन यूनिट फॉर्म टू द पेशेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, खास तौर पे यहाँ पे एग्जांपल आती है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो ऐसे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोग आमतौर पे कैंसर की ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं। अब ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं। मैन्युफैक्चर होने के बाद ये जब एक, फॉर एग्जांपल हम शुगर खानम की बात करते हैं कि उनकी फार्मेसी तक जब ये पहुंचते हैं तो ये एक बल्क क्वांटिटी के अंदर वहाँ पे आते हैं। अब किस पेशेंट को रेडियो फार्मास्यूटिकल की कितनी डोज रिक्वायर है, उसको सामने रखते हुए वहाँ पे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है या वहाँ पे जो रिटेल फार्मासिस्ट है, डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है, वो इन फॉर्मुलेशन को अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड फिर उसको डिस्पेंस करता है। इन शॉर्ट, वो उस लार्ज कंटेनर में से, उस बल्क कंटेनर में से उसको निकालता है और उसको इंडिविजुअलाइज करके पेशेंट के लिए उसको प्रिपेयर करता है, ठीक है। अब ये जो प्रेपरेशन है, ऑब्वियसली जहाँ पे वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स बन रहे थे वो तो एक हाईली क्वालिफाइड एरिया था, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। अब वही सारा कुछ जो है किसी ना किसी वे में आपको री इम्प्लीमेंट करना है अपनी फार्मेसी के ऊपर, ताकि सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट जो है वो एंड यूजर तक पहुंचे और उसकी डोज के हिसाब से पहुंचे, ठीक है जी। तो ये बेसिकली एक इनिशियल थीम है आपका डिस्पेंसिंग फार्मेसी का। अगर इसको डिफाइन करें हम, तो उसके अंदर हमारे पास बेसिकली दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं, एक है प्रेपरेशन का और दूसरा है सप्लाई का। कि जो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट है वो एक तो मेडिसिन को प्रिपेयर करता है और प्रिपेयर करता है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट नीड। अब यहाँ पे जो बेटा प्रेपरेशन है वो प्रेपरेशन ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल स्केल की प्रेपरेशन नहीं है, ये स्मॉल स्केल की प्रेपरेशन है। मेजॉरिटी केसेस में 80-90% केस के अंदर ये जो प्रेपरेशन होती है, ये प्रेपरेशन जो है ये यूनिट डोज डिस्पेंसिंग ही होती है। आप एज इट इज कुछ प्रिपेयर नहीं करते, रादर आप जो प्रिपेयर्ड फॉर्मुलेशन होती है उसको डिस्पेंस करते हो इन इंडिविजुअलाइज्ड डोजेज रेजिमेंट्स के अंदर। हम लोग ये जो पूरे का पूरा सब्जेक्ट है ये कूपर एंड गन्स डिस्पेंसिंग की बुक है, डिस्पेंसिंग और फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स पढ़ेंगी, ठीक हो गया जी। तो आज का जो बेसिक मेरा मकसद था वो ये था कि एक तो आपको ये समझाऊं कि डिस्पेंसिंग फार्मेसी बेसिकली है क्या, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और एक जर्नल सा एक प्रोसीजर कि अगर आप एक डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट बनते हैं तो आपको करना क्या पड़ेगा। अच्छा, इससे पहले जो जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अब देखें, आप लोग आ चुके हैं थर्ड ईयर के अंदर, ठीक है। तो थर्ड ईयर हो गया, थर्ड ईयर से ऑनवर्ड अगर भी आप आगे देखेंगे तो आपको कोई ना कोई फील्ड जो है फार्मेसी का वो आपको चूज करना,
फॉर एग्जाम्पल, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, बिकॉज यहाँ पे भी क्वेश्चन सेशन इस वक्त नहीं हो सकता, लेकिन चलो मैं खुद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बीइंग अ फार्मासिस्ट वो कौन कौन सी डोमेन्स हैं जहाँ पे आप लोग जो हैं वो कल को एज एन एम्प्लॉय या एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं। नंबर 1 तो है इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे अगर आप ये बात करें कि आउट ऑफ 100 फार्मासिस्ट 70 to 80% फार्मासिस्ट जो है वो इस वक्त इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर जाता है या इंडस्ट्री के अंदर जाता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि हमारे पास यहाँ पाकिस्तान पे इस वक्त करंटली कुछ 700 मोर देन 700 इंडस्ट्रीज जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिनके अंदर से अराउंड कोई 450 प्लस इंडस्ट्रीज जो है वो करंटली वर्किंग में हैं। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फार्मासिस्ट जो है वो वहाँ पे जाता है। सेकेंड नंबर पे फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, उन्हीं इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे पास वो एरियाज हैं जो कि मार्केटिंग एंड सेल्स को डील करते हैं, वो भी फार्मासिस्ट को हायर करते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास आती है वो आती है रिटेल फार्मेसी की। बहुत सारे फार्मासिस्ट जो हैं वो किसी न किसी फॉर्म के अंदर रिटेल के ऊपर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, और ऑब्वियसली जो फार्मासिस्ट रिटेल के ऊपर जो है वो जॉब कर रहे होते हैं, वो फार्मासिस्ट जो हैं फिर अल्टीमेटली कल को उनकी कोशिश ये होती है कि वो क्या कहते हैं उसको, कि वो कल को नेक्स्ट टाइम अपनी फार्मेसी जो है वो एस्टेब्लिश करें। ठीक हो गया जी, तो ये एक एलिमेंट है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट जो है वो हमारे पास हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मासिस्ट का भी है, लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लीगल बाइंडिंग के तहत ही फार्मासिस्ट को हायर करते हैं, लेकिन उसको पोटेंशियली यूज़ नहीं करते, फार्मासिस्ट का इस्तेमाल नहीं करते। और जहाँ तक बात है आपके जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे फार्मासिस्ट बिल्कुल इन्वॉल्व होता है, लेकिन वो फार्मासिस्ट की इन्वॉल्वमेंट जो है वो मेजरली प्रोक्योरमेंट ऑफ द मेडिसिन के अंदर आती है, जो काम है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का। अगर कोई फार्मासिस्ट पेशेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन को डोजेज फॉर्म्स को डिवाइड करके पेशेंट को दे रहा है तो वो बेसिकली कंपाउंडिंग कर रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है? वो कंपाउंडिंग कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक साशे है जिसकी क्वांटिटी है आपके पास 100 ग्राम, अब पेशेंट को आपने वो साशे पाउडर फॉर्म में 10 ग्राम जो है डिलीवर करना है, तो आप क्या करेंगे? यू विल ओपन द साशे प्रॉपर कंडीशंस के अंदर, प्रॉपर मेथड के थ्रू, जो भी हम लोग डिस्कस भी करेंगे एसओपी के थ्रू, आप उसको डिस्पेंस करेंगे पेशेंट के कंटेनर में, उसमें से वे करके 10 ग्राम निकालेंगे, उस पर पेशेंट को कंटेनर के अंदर डालेंगे, कंटेनर को सील करेंगे, ऊपर लेबल लगाएंगे और पेशेंट को डिलीवर कर देंगे। अब आप लोगों ने भी बहुत सारी मेडिसिन हमेशा परचेज की हैं, आप मुझे ये बताएं कितने केसेस में आपने देखा है कि एक फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग कर रहा होता है? तो आंसर आएगा कि हो सकता है 50 हैं। तो आप उसको मेडिसिन के बारे में बताते हैं, उससे कहते हैं कि जी ये मेडिसिन है और ये हमें चाहिए, तो वहाँ पे जो फार्मासिस्ट खड़ा हुआ होता है वो मेडिसिन को वहाँ से मंगवा के तो आपको वो डिस्पेंस करता है, आइदर पूरे कंटेनर की फॉर्म में डिस्पेंस करता है, या आपको अगर आप कहें तो वो आपको काट के, ब्लिस्टर को कट करके आपकी कैंची के साथ, सीजर के साथ कट करके आपको देता है, तो वो भी इट्स अ काइंड ऑफ अ डिस्पेंसिंग। ठीक है, लेकिन कंपाउंडिंग के केस में अब कुछ चीजें हमारे पास, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, आप लोगों ने बनाया होगा अपने अगले सेमेस्टर के अंदर। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रेडिली अवेलेबल नहीं है, अगर आप किसी को जाके कहेंगे तो कहेगा जी मैं आपको बना देता हूँ। ठीक है, तो वो कुछ फार्मेसीज हैं जो ऑन द स्पॉट आपको बना देती हैं, जी आप वेट करें। अच्छा, कुछ जगह पे कुछ ऑइंटमेंट्स हैं जो कि नहीं अवेलेबल मार्केट के अंदर, तो आप जब जाके वो मांगते हैं तो उनके पास ऑइंटमेंट बेस पड़ी होती है, वो जल्दी से जिंक सल्फेट पकड़ते हैं, ऑइंटमेंट बेस के अंदर मिक्स करते हैं और आपको डिस्पेंस कर देते हैं। ठीक है, तो इस हद तक डिस्पेंसिंग जो है वो हम लोगों ने देखी है। कभी शोक खाना में आप लोग विजिट करें तो उनका जो रेडियोलॉजी सेक्शन है रेडियो फार्मेसी का, वहाँ पे ऑब्वियसली अंदर तो नहीं आप जा सकते, लेकिन बाहर से अगर आपको वो दिखा दें तो वहाँ पे प्रॉपर डिस्पेंसिंग वो लोग कर रहे होते हैं। कंपाउंडिंग, अच्छा डिस्पेंसिंग के अंदर ये है कि एक फॉर्मुलेशन बनी हुई है, एक डोजेज फॉर्म बनी हुई है, आप उसको स्मॉल डोजेज फॉर्म या स्मॉल डोजेज के अंदर डिस्पेंस कर रहे हैं, ये डिस्पेंसिंग है। कंपाउंडिंग के अंदर क्या है कि आपके पास 2-3 सेपरेट चीजें पड़ी हुई हैं, आप उनको मिक्स करके जस्ट लाइक जैसे कि आप फॉर्मुलेशन बनाते हैं अपने लैब के अंदर, वैसे ही आप फॉर्मुलेशन बना के नई और उसके ऊपर रिक्वायर्ड लेबल शेबल लगा के उसको कहते हैं कंपाउंडिंग, और फिर उसको डिस्पेंस किया जाता है। ठीक है, जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो ये अगर आप देखें तो ये आपको रेफरेंसेस मिल गए हैं सारे। ठीक है, मैंने सिर्फ एक बुक को यहाँ पे फॉलो नहीं किया, कुछ चीज़ें जो हैं अगर ऊपर देखें तो ये प्रेपरेशन थी एज इट इज़,
ये प्रेपरेशंस जो है, ये जो आपके ऊपर देखें, जो आपको रेफरेंस नजर आ रहा है, यहाँ से ये प्रेजेंटेशन आपको मिल सकती है अगर आपको लेना चाहें, लेकिन मैंने इसमें अमेंडमेंट्स की हैं इन 2 बुक्स को सामने रखते हुए। ऑब्जेक्टिव जो है हमारे आज के लेक्चर के, उसमें ये है कि आपको पता लगे कि डिस्पेंसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है फार्मेसी के अंदर, डिफरेंट एक्टिविटीज जो कि डिस्पेंसिंग के अंदर इन्वॉल्व हैं, ठीक है। डिस्पेंसिंग को एज अ गुड फार्मेसी प्रैक्टिस हम लोग कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्पेंसिंग के अंदर कौन कौन से एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं, और फार्मासिस्ट का डिस्पेंसिंग के अंदर रोल जो है वो क्या है। डिस्पेंसिंग के सारे जो यहाँ पे आप मेंशन ये जो पढ़ रहे हैं, ये सारा कुछ मैं अभी आपके साथ डिस्कस जो है वो कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं पढ़ देता हूँ। डिस्पेंसिंग जो है एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रैक्टिस ऑफ फार्मेसी का। इसके अंदर फार्मेसी टेक्नीशियन या फार्मासिस्ट जो है अंडर द सुपरविजन ऑफ फार्मासिस्ट मेडिसिन को अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को डिलीवर किया जाता है। यहाँ पे अब हमारे अच्छा थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ और भी हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड जो डिस्पेंसिंग है मेडिसिन की वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं होती, ठीक है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि हमारे पास बहुत सारी प्रेपरेशंस ऐसी हैं जो ओटीसी के अंदर आती हैं, ओवर द काउंटर प्रेपरेशंस हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो स्ट्रिक्टली प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड हैं, ठीक है। जो आपकी पेन किलर्स हैं, पैरासीटामोल होगी, एनसेड्स होगी, ये सारी ओटीसी हैं जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन दिए जा सकती हैं। लेकिन एंटीबायोटिक से रिलेटेड या शेड्यूल जी की मेडिसिन जो हैं, शेड्यूल जी की मेडिसिन वो मेडिसिन होती हैं जो कि एक मेडिकल स्टोर नहीं रख सकता अपने पास, जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे फार्मासिस्ट ना हो, उस रिटेल सेटअप को हम लोग मेडिकल स्टोर कहते हैं। और उसकी लीगल रेगुलेशंस जो हैं वो कंपैरेटिवली डिफरेंट है फार्मेसी से, जहाँ पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो है उसकी कैटेगरी लगी हुई है, वो खुद वहाँ पे अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर एरिया को जो रिटेल मेडिसिन बेच रहा होगा उसको हम फार्मेसी कहते हैं। तो फार्मेसी के ऊपर फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है जी। तो प्रिस्क्रिप्शन हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे हम कोई भी मेडिसिन बगैर प्रिस्क्रिप्शन, इवन आपकी ऐसी मेडिसिन जो कि स्लीप के लिए हैं या आप लोगों ने पढ़े हुए हैं अभी फार्माकोलॉजी में, बेंजोडाइजेपिन्स हैं, या ये जो क्या कहते हैं उनको बारबिटूरेट्स हैं जो कि नींद के लिए, जिसमें अल्प्राजोलाम है और लोराजिपाम है, जी सारी जो हैं ये सारी की सारी कंट्रोल्ड मेडिसिन हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन जो हैं ये भी अक्सर जगहों पे दे दी जाती हैं बगैर प्रिस्क्रिप्शन पे। तो डिस्पेंसरी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है कि एक फार्मासिस्ट का होना, नंबर 2 प्रिस्क्रिप्शन का होना जिसको वो फिल करेगा, ठीक है जी। ये होती है डिस्पेंसिंग। एक्टिविटीज़ के अंदर सबसे पहले जी आप प्रिस्क्रिप्शन रिसीव करते हो, और अब आपको पता है डॉक्टर ने कैसे लिखा होता है। अब वो डॉक्टर जिस तरीके से लिखता है आपको देख के पता तो लग जाता है ये क्या चीज़ है, लेकिन फिर भी कंफर्म करने के लिए आप पेशेंट से उसकी हिस्ट्री लेते हो। या एक मेडिसिन है फॉर एग्जांपल जो कि हार्ट की मेडिसिन है, तो उसके अंदर आपको पता लग गया कौन सी मेडिसिन है, लेकिन उसका एक मिलता जुलता नाम भी है। तो आप क्या करते हैं कि आप पेशेंट से एक बार दोबारा कंफर्म करते हैं कि ये मेडिसिन आपको हार्ट के लिए रिक्वायर, आपको हार्ट के पेशेंट है, हार्ट की मेडिसिन है, तो वो आपको उस पर जवाब देगा कि हाँ जी हार्ट, तो फिर आपको और ज़्यादा कंफर्म हो जाता है। तो सबसे पहले आप रिसीव करते हो, ऑर्डर को कंफर्म करते हो, प्रिस्क्रिप्शन को देखते हो, उसकी इंटरप्रिटेशन करते हो, फिर जो मैंने बताया कि वेरीफाई और कंसल्ट करते हो। अब ये वेरिफिकेशन और कंसल्टेशन जो है, सम टाइम क्या होता है कि प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको कंसल्ट करना पड़ता है डॉक्टर से। अगेन ये पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, लेकिन जहाँ पे वर्ल्ड वाइड ये काम हो रहा है वहाँ पे ये चीज़ें की जाती हैं। बीइंग अ फार्मासिस्ट, कल को जब आप फील्ड में जाएंगे तो आप ये काम करें, इसको ज़रूर जो है प्रैक्टिस के अंदर लेके आएँ। रिमूव मेडिसिन फ्रॉम इशू एंड असेंबलिंग, आप जनरली मेडिसिन फिर आप लेके आते हो, उसको रिमूव करते हो शेल्फ से, उसको इशू करते हो, इशू करने के बाद उसको असेंबल करते हो, असेंबल करने के बाद उसका बिल जनरेट करते हो। ये सारा वही प्रोसीजर है जैसे आप एक फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से मेडिसिन जो है वो परचेज करते हैं। डिस्पेंसिंग मॉड्यूल के अंदर हमारे पास डिस्पेंसिंग इन्वायरमेंट है, प्रिस्क्रिप्शन काउंटर जो है वो अलहदा होना चाहिए, वेटिंग एरिया अलहदा होना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा, खासतौर बॉयज़ को पता होगा कि जब कि किसी फार्मेसी के ऊपर जाएं तो अगर वहाँ पे रश हो तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। एक प्रॉपर फार्मेसी आप क्लिनिक्स पे जाएंगे या इस तरह की फार्मेसी पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बंदा मिलेगा, एक फार्मासिस्ट मिलेगा या कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा जो प्रिस्क्रिप्शन को डील कर रहा होगा। आप जाएंगे, वो आपसे प्रिस्क्रिप्शन मांगेगा, आप उसको प्रिस्क्रिप्शन देंगे,
वो जल्दी से जो है उस प्रिस्क्रिप्शन को इंटरप्रिटेशन करेगा और मेडिसिन को अपने नीचे जो स्टाफ होगा उसको कहेगा कि जी ये मेडिसिन जो है काइंडली इसको रिमूव करें रैक से। अगर फौरी तौर पे आपको फार्मासिस्ट अवेलेबल नहीं होता तो आपके पास वहाँ पे फार्मेसी के अंदर एक वेटिंग एरिया भी होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे हमारी फार्मेसीज पे नहीं होता। फिर है जी रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डिस्पेंसिंग इन्वायरमेंट। उसमें अगेन नॉइज नहीं होनी चाहिए, बैरियर्स जो हैं वो होने चाहिए, डिस्ट्रैक्शन जो है डिस्पेंसिंग के दौरान वो वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो एक जनरल सा एक ये इन्वायरमेंट वहाँ पे फिर सेकंड स्टेप जो आ जाता है, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपने फार्मासिस्ट को दे दी है, तो वो है हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। रिसीव करेगा, प्रिस्क्रिप्शन को रीड करेगा, उसको चेक करेगा फॉर लीगैलिटी एंड लिजिबिलिटी। लीगैलिटी से यहाँ पे मुराद है कि आपकी प्रेपरेशन, अभी हम आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। प्रिस्क्रिप्शन जो है वो एक ऑर्डर है फार्मासिस्ट के लिए जो एक फिजिशियन जनरेट करता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली पेशेंट के लिए नहीं होती, वो पेशेंट की होती है, लेकिन वो फार्मासिस्ट के लिए होती है, जो एक ऑर्डर जो है एक फिजिशियन जनरेट करता है पेशेंट की कंडीशन को देख के फॉर फार्मासिस्ट। ठीक है, तो ये लीगल प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन के कुछ पार्ट्स हैं जो आगे जाके हम लोग डिस्कस भी करेंगे, फार्मासिस्ट ने देखना होता है कि ये प्रिस्क्रिप्शन लीगल है कि नहीं। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन है क्या वाकई एक मेडिकली रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर ने लिखी है, ये लीगैलिटी के अंदर आती है। फिर है एलिजिबिलिटी, जो जिस भी बंदे ने ये प्रिस्क्रिप्शन लिखी है क्या वो इस प्रिस्क्रिप्शन को लिखने के लिए एलिजिबल था। ठीक है, तो ये भी मोरलेस लीगैलिटी के अंदर ही इसके अंदर जो है वो आ जाता है। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कंप्लीटनेस एंड करेक्टनेस। अब कुछ हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस जो हैं वो ऐसी भी हैं जो कंट्रोल्ड आइटम उसके अंदर आते हैं, उसके एंड पे 1 2 3 लिखा होता है। अगेन आपने यहाँ पे मेरा नहीं ख्याल है ऐसी कोई एग्जांपल देखी होगी प्रिस्क्रिप्शन के अंदर। वो जो एंड पे 1 2 3 लिखा होता है, आगे जाके मैं आपके सामने इसकी एग्जांपल भी लेके आऊंगा। वो लिखा होता है हाउ मेनी टाइम दिस प्रिस्क्रिप्शन कैन बी रिफिल्ड। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है एंग्जाइटी का या डिप्रेशन का, अब उसको जो मेडिसिन देनी है वो तो स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड मेडिसिन है। अब वो मेडिसिन पेशेंट को डॉक्टर ने दी है फॉर एग्जांपल 2 वीक्स के लिए, लेकिन उस डॉक्टर ने वहां पे नीचे मेंशन कर दिया है कि ये प्रिस्क्रिप्शन 1 टाइम या 2 टाइम या 3 टाइम जो है वो रिफिल हो सकती है, तो वो 3 पे टिक कर देगा। अब फार्मेसी जब उसको देखेगा तो अगर उस पेशेंट ने वो पहले 2 दफा रिफिल करवाई है और ऊपर डॉक्टर ने 2 पे टिक किया हुआ था, तो इसका मतलब ये है कि 3rd टाइम ये प्रिस्क्रिप्शन रिफिल नहीं हो सकती। रिफिल का मुराद ये यहाँ पे ये है कि उस पेशेंट को सेम प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन 1 दफा दी, 2 दफा दी, 3 दफा दी, अब चौथी दफा उस पर्टिकुलर प्रिस्क्रिप्शन पे उसको मेडिसिन नहीं मिल सकती अगर डॉक्टर ने रिफिलिंग को हाईलाइट किया हुआ है। तो कंप्लीटनेस और करेक्शन के अंदर ये आता है कि डॉक्टर ने साइन किए कि नहीं किए, पेशेंट का प्रॉपर डिटेल दी है कि नहीं दी, मेडिसिन प्रॉपर लिखी है कि नहीं लिखी, ये कंप्लीटनेस एंड करेक्शन करेक्टनेस के अंदर आएगा। ये अभी हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर देखेंगे जहां पे हमारी प्रिस्क्रिप्शन आएगी कि प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके कितने पार्ट्स होते हैं और वो कैसे करेक्ट होती है और कैसे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट फेज जो आएगा वो प्रोसेसिंग का फेज आएगा कि आप प्रिस्क्रिप्शन को फिल करेंगे, मेडिसिन को रिमूव करेंगे, मेडिसिन को असेंबल करेंगे, रिमूविंग करेंगे शेल्फ से, असेंबल करेंगे, असेंबल करने के बाद बिल करेंगे, पैक करेंगे। और अगर रीफिलिंग, अगर कुछ पेशेंट ऐसे आ गए हैं जिन्होंने पहले प्रिस्क्रिप्शन फिल करवाई थी वो रीफिलिंग के लिए आए हैं, तो उनके लिए ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो रिपीट होगा। डिस्पेंसिंग जब आप कर रहे होंगे तो वहां पे आपने देखना है कि डिस्पेंसिंग एरर्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहा गया था कि 50 मिलीग्राम आपने पाउडर डिस्पेंस करना है, अब क्या आपने एग्जैक्टली सेम क्वांटिटी को डिस्पेंस किया है या नहीं किया, ये एरर के अंदर आएगा। आपको कहा था ड्रग ए डिस्पेंस करनी है, आपने ड्रग बी डिस्पेंस कर दी है, क्या वाकई ही सही ड्रग डिस्पेंस हो रही है, ये भी आपका ड्रग एरर के अंदर आएगा। फिर है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रमोटिंग करेक्ट डिस्पेंसिंग। फार्मासिस्ट सुपरविजन करेगा। फार्मासिस्ट जो है वो जाकर दवाई खोल के डाल नहीं रहा, लेकिन अगर डाल भी ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आमतौर पर जो टेक्नीशियंस होते हैं जो अंडर द फार्मासिस्ट काम करते हैं वो ये काम करते हैं। लेकिन
अगेन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फार्मासिस्ट। फिर है रिफ्यूजल टू डिस्पेंस प्रिस्क्रिप्शन। सम टाइम पेशेंट आपके पास है, पेशेंट को सिम्टम्स भी आपको नजर आ रही हैं, लेकिन उसकी प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर ने रिफिल नहीं लिखा। अब आपने उसको टैकल करना है। आप उसको मना भी करेंगे और ऐसे तरीके से कि वो उसको बुरा भी ना लगे, क्योंकि पेशेंट आपको पता है कि पेशेंट आपका कस्टमर है। तो हाउ टू रिफ्यूज, ये भी इटसेल्फ एक आर्ट है। फिर है ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल प्रिस्क्रिप्शन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली रोल ऑफ फार्मासिस्ट शुरू होता है। अब डॉक्टर ने हमारे यहाँ पे अगर आप देखें, हमारी प्रिस्क्रिप्शन जो होती है वो जेनेरिक नहीं होती, रादर ब्रांड नेम के साथ होती है। चलिए मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। अगर पैरासीटामोल को, जिसको हम लोग एसिटोअमाइनोफिन भी कहते हैं, अगर ये एसिटोअमाइनोफिन के नाम से या पैरासीटामोल के नाम से प्रिस्क्राइब हो रही है तो ये जेनेरिक प्रिस्क्रिप्शन है। और अगर ये पैनाडोल या डिस्प्रॉल या और कोई ब्रांड नेम के नाम से ये प्रिस्क्राइब हो रही है तो ये फिर ब्रांडिंग में आती है, या जिसको आप कहते हैं कि ये नॉन जेनेरिक है या ब्रांड प्रिस्क्रिप्शन है। अब जब आपके पास ब्रांड पाकिस्तान में प्रिस्क्राइब होता है, आप ये देख रहे हैं बीइंग अ फार्मासिस्ट कि ये जो डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है ये तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है। अब यहाँ पे पेशेंट आपको कहेगा जी जो डॉक्टर ने लिखी है आपने मुझे वही देनी है। तो हाउ टू कन्विंस द पेशेंट, नंबर वन। नंबर टू, आप ये देख रहे हैं कि डॉक्टर ने जो मेडिसिन लिखी है वो 100 रुपए की एक टैबलेट है, और जो आपके पास अवेलेबल है वो टैबलेट जो है, अब ये वो टैबलेट आपके पास अवेलेबल है जेनेरिक फॉर्म में किसी और ब्रांड की जो 50 में अवेलेबल है। तो आप विद द अप्रूवल ऑफ द पेशेंट आप उसको ऑल्टरनेटिव जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पर फार्मेसी कहता है जी पैसे कमाओ, महंगी से महंगी दवाई लिखो, लेकिन ये अगेन ये ध्यान में रखिएगा कि दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस। ये जो डिटेल्स हैं यहाँ पे सारी ये मेंशन है, ये मैंने आप लोगों को अभी यही मसाला कुछ बता रहा था। ठीक है जी। रिक्वायरमेंट में कि रिक्वायरमेंट ऑफ अ गुड डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट, ये हम साफ जगह होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, सफिशिएंट स्पेस होनी चाहिए, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ह्यूमिडिटी कंट्रोल नहीं होगी तो आपकी मेडिसिन मॉइस्चर ले जाएगी। अब इंडस्ट्री में जहाँ पे वो मेडिसिन बनाई जाती है वहां पर तो एरिया मेंटेन किया जाता है। तो अब क्योंकि आपने पैक को ओपन करना, अगर एरिया मेंटेन नहीं होगा तो डेफिनेटली फिर प्रॉब्लम होगी। तो डेफिनेटली वहां पे डिह्यूमिडिफायर्स होने चाहिए, एसी लगा होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कंट्रोल होनी चाहिए। ठीक है जी। टेम्परेचर ह्यूमिडिटी कंट्रोल है, नॉइज पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए, शेल्फ पे प्रॉपर स्टोर होना चाहिए। सारी चीज़ें जो है मैं आपके साथ भी डिस्कस कर चुका हूँ। ये भी हमारे पास यहाँ पे रेगुलर रूटीन ऑफ क्लीनिंग शेल्फ्स वगैरह, सफाई का खास ख्याल जो है वहाँ पे वो रखना चाहिए। बैरियर्स जो यहाँ पे हैं हमारे पास, फिजिकल पोजीशनिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन काउंटर, एलिवेटेड वर्किंग एरियाज, ग्लास क्लोजर्स, मल्टीपल काउंटर्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पेशेंट रेजिमेंट, एजुकेशन ऑफ द पेशेंट, ये सारे के सारे बैरियर्स हैं। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो पेशेंट को समझाना सबसे बड़ा इशू है। फॉर एग्जाम्पल आपने पेशेंट को बताना है कि हाउ टू यूज एन इनहेलर, आपने हाउ टू यूज इनहेलर आपने यूज करना है, तो इनहेलर आपने कैसे यूज करना है, अब मेजॉरिटी पेशेंट को नहीं पता होता। ठीक है। और फॉर एग्जांपल एक और है, एक वेजिबैग से क्रीम, एक ऑइंटमेंट सॉरी एक क्रीम आती है, अब उसके एप्लीकेटर्स हैं। ठीक है। और इसको अप्लाई किया जाता है थ्रू इसकी वजाइनल इंसर्शन है जहां पे इसको अप्लाई किया जाता है। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि बैरियर है, लोग बताते हुए भी झिझकते हैं और पेशेंट सुनते हुए भी झिझकता है। तो ये बैरियर है बेसिकली। इसके अलावा आपने कोई ऐसी मेडिसिन है जिसको आई में अप्लाई करना है, वो समझाना है कैसे अप्लाई करना है, कोई पैच लगाना है वो समझाना है, तो ये सारे बैरियर के अंदर आते हैं। नॉइज का मैं डिस्कस कर चुका हूँ। डिस्ट्रैक्शन है कि बार बार आपको टेलीफोन आ रहा है, बार बार आप जो है वो नॉन हेल्थ कॉन्फ्लिक्टिंग सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड इन द फार्मेसी, फॉर एग्जांपल टेलीफोन बूथ भी आपने फार्मेसी में होता है ना सम टाइम कि जी हमारी फार्मेसी पे ग्राहक कम आते हैं, तो हम साथ में जो है वो एक जो है फोन बूथ भी शुरू कर लें, वहां पे साथ में आप जो हैं और भी कोई आपने ग्रॉसरी स्टोर भी साथ में बनाया हुआ है, तो ये सारे के सारे जो हैं ये आपकी बैरियर्स के अंदर आते हैं। इसके बाद हमारे पास एडवांटेजेस जो हैं वो रिड्यूस डिस्पेंसिंग एरर, एक अच्छी डिस्पेंसिंग एनवायरनमेंट अगर आप करेंगे तो डिस्पेंसिंग एरर कम होंगे, फटीक जो है वो स्टाफ को कम होगी, बार बार डिस्पेंसिंग नहीं करनी पड़ेगी, रिपीट नहीं करना पड़ेगा,
सर्विसेज इनहेंस होंगी, इमेज ऑफ फार्मेसी जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, क्लाइंट जो हैं वो आपके पास ज़्यादा आएंगे, काम करने की स्पीड बढ़ेगी और एक प्रोफेशनल इमेज जो है आपकी फार्मेसी का वो जनरेट होगा, डेवलप होगा। ये एक डिस्पेंसिंग साइकिल है जो हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप लोग एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन भी हम लोगों ने डिस्कस की है कि जी सबसे पहले आपने उसके अलावा जो है आपने उसको फील करवाना है कि आप केयर करते हैं उसके लिए, ठीक है जी। फिर ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सक्यूज मी सर, इज दिस मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन फॉर यू, मे आई नो फॉर whom दिस मेडिकेशन हैज़ बिन प्रिस्क्राइब्ड। तो बेसिकली क्या हुआ है कि उसने पूछा कि जी ये जो प्रिस्क्रिप्शन आपने मुझे दी है ये क्या आपकी है? उसने कहा नहीं मेरी नहीं है। तो उसने कहा फिर किसकी? उसने कहा मेरी बेगम की है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप कंफर्म करते हो और उस हिसाब से फिर आप गाइड करते हो। अगर पेशेंट खुद है तो गाइड करोगे, अगर पेशेंट का कोई रिलेटिव है तो फिर उसको इस तरीके से गाइड करोगे कि वो आगे भी जाके गाइड कर सके, ठीक है जी। लीगैलिटी और कंप्लीटनेस ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन हम इस पर डिस्कस कर चुके हैं। थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स आपने देखने हैं। समटाइम ये भी हो सकता है कि जी 4 मेडिसिन ऐसी हैं जो कि एक स्पेसिफिक डिजीज के लिए हैं और 5वीं मेडिसिन ऐसी है जो उस डिजीज के लिए नहीं है। वो आपने पूछना है कि जी ये 5वीं मेडिसिन तो आपकी डिजीज की है ही नहीं, ये क्यों लिखी है? फिर पेशेंट बताएगा जी हाँ मुझे एक मसला और भी है, तो ये तेरी पिछली मेडिसिन कंटिन्यू डॉक्टर ने की है, ठीक है जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पेशेंट के साथ करने होते हैं। ये इटसेल्फ एक बड़ा हैक्टिक, अगर प्रॉपर वे में आप एक फार्मेसी डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग करे या प्रिस्क्रिप्शन रिफिलिंग करे तो इट्स अ वेरी हैक्टिक प्रोसीजर, ठीक है। इसको करेक्टनेस को आप चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो मेंशन की गई हैं। लीगैलिटी जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जी एक रजिस्टर्ड जो प्रैक्टिशनर है क्या उसने लिखी है, ठीक है। तमाम इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर थी आपके लिए क्या उसमें दी गई है, वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आपका पहला प्रैक्टिकल जो होगा वो होगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। इसमें आप लोगों ने क्या करना है कि ये एज इट इज डिटेल्स जो हैं ये बुक के अंदर भी दी हुई हैं। अच्छा बेसिकली अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 पार्ट्स हैं यहाँ पे। पहला पार्ट जो है वहां पे नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर जो है वो गिवन। दूसरे पार्ट में डेट कि किस डेट को ये प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हुई वो गिवन है। थर्ड पार्ट जो है वो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट गिवन है। फोर्थ है सुपरस्क्रिप्शन, ये जो RX, ये RX जो है बेसिकली ये सुपरस्क्रिप्शन कहलाता है। इसका मतलब ये है कि मेडिसिन इसके बाद से शुरू हो रही है, ठीक है जी। प्रिस्क्रिप्शन की डिटेल फॉर द पेशेंट जो कि ऑर्डर है फॉर द फार्मासिस्ट वो इसके बाद से शुरू हो रहा है। इंस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे वो है डिटेल अबाउट द टैबलेट, ठीक है। 2 मिलीग्राम की टैबलेट है या जो भी डिटेल ऑफ दी डोजेज फॉर्म है वो है। सुपरस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे वो कितनी दफा लेनी है, डोज, ब्रांड कौन सा है, ठीक है, ब्रांड का नाम क्या है और कौन सी डोजेज फॉर्म है, ये इंस्क्रिप्शन होता है। कितनी लेनी है, किस फॉर्म में लेनी है। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो आ रहा है 001। अब 001 का मतलब क्या है? सुबह दोपहर को नहीं लेनी, शाम को लेनी है और 5 दिन लेनी, ये सुपरस्क्रिप्शन है। फिर है ट्रांसक्रिप्शन और टैबलेट। यहाँ पर डिटेल में उसने हालांकि ऊपर मेंशन किया है उसने 001 को, लेकिन नीचे उसको ट्रांसलेट कर दिया ट्रांसक्रिप्शन या सिग्नेचर की फॉर्म में कि टेक 1 टैबलेट एट बेड टाइम फॉर 5 डेज, तो ये ट्रांसक्रिप्शन होती है। फिर नीचे डॉक्टर के सिग्नेचर आ जाएंगे और वो जो पहले मैं आपसे डिस्कस कर रहा था रिफिलिंग इंफॉर्मेशन, ये यहाँ पर मेंशन किया हुआ डॉक्टर ने, डू नॉट रिफिल 1 टाइम और 2 टाइम, तो उसने फिर डू नॉट रिफिल, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन जो है ये रिफिल नहीं होनी, 5 दिन की मेडिसिन मिलेगी उसके बाद ये प्रिस्क्रिप्शन जो है वो रिफिल नहीं होगी। तो ये है आपकी एक कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन। इसी के आगे आपको डिटेल्स मिलेंगी। ये एक्टिविटी यहाँ पे मेंशन है जी, प्रैक्टिकली आप ये ले लें
Ideally, all the above must be present included in a prescription. Practical experience, this is rarely the case. वो भी यही कहते हैं practically ये rarely case होता है, लेकिन ये होनी चाहिए. What will you do? Please discuss with the doctor whose prescription you receive and the FDA officer in the area. What you should do in case you receive incomplete prescription. तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग तो बात करने से डॉक्टर हमें पड़ जाता है, लड़ता है हमसे, इसलिए हम लोग ये करेंगे कि हम लोग वह खुद से देख लेंगे कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास हैं अवेलेबल वो कितनी कंप्लीट है. ठीक है जी, यही चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दी थी. यही बेटा सारी चीज़ें मैंने अभी आपसे जो एक्सप्लेन की हैं, मैं फिर से पढ़ देता हूँ. Superscription, the RX symbol is called superscription. It is used as an abbreviation of the Latin word recipe, which means take though or you take. The imperative form of Latin word recipio, that is I take. अब यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब है रेसिपी. तो मैंने भी आपको बताया कि जो जहां से पेशेंट के लिए मेडिसिन शुरू होती है, अब जरूरी नहीं है वो एक हो, वो 1 2 3 4 5 10 15 डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वो पॉलीफार्मेसी हो सकती है. पॉलीफार्मेसी का मतलब है कि एक या एक से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा मेडिसिन अगर हो जाएंगी तो उसको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं. तो वहां पे हम कहेंगे रेसिपी का मतलब क्या है कि जी एक से ज्यादा मेडिसिन उसको कंबाइंड फॉर्म में दी हुई है रेसिपी बना के, उसको सुपरस्क्रिप्शन कहते हैं. फिर है इंस्क्रिप्शन इज द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दैट कंबाइंस द लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड देयर स्ट्रेंथ्स, जो भी आपसे मैंने डिस्कस किया. मेडिसिन कौन सी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है. सुपरस्क्रिप्शन में डायरेक्शन ऑफ यूज, ठीक है, यहाँ पे जैसे आया था पीछे भी कि टेक कैल्शियम टैबलेट, कैल्शियम 50 मींस डिस्पेंस 50 टैबलेट्स ऑफ कैल्शियम. ठीक है जी, तो ब्रैकेट में यहाँ पे उन्होंने 10 मेंशन किया भाई यहाँ पे. ठीक है जी, के 001 into 5 और 10, इसका मतलब ये होगा कि जो मेडिसिन टैब लर्पोज है 2 मिलीग्राम, वो बेसिकली 1 मिलीग्राम की टैबलेट होगी. क्योंकि उसकी डोज 2 मिलीग्राम है तो 1 मिलीग्राम की 2 टैबलेट उसने खानी है, और क्योंकि 5 दिन खानी है इसलिए 10 टैबलेट उसको दोगे. तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पे अगर आप होते या मैं होता तो हम कहते जी 2 मिलीग्राम की टैबलेट दे दो, लेकिन डॉक्टर ने इसको 2 मिलीग्राम नहीं, डॉक्टर ने कहा कि 1 मिलीग्राम की दो. ठीक है जी, तो ये चीज ऐसे होती है. तो सिग्नेचर है, बीच में हम डिस्कस कर चुका हूँ. ये सारा कुछ जो है ये मैंने आपको कहा था कि ये आपको मिल जाएगा इसके अंदर भी, तो ये यहाँ से आप जो है इसको देख लेंगे. फिर है लिजिबिलिटी. लिजिबिलिटी जो है वो है राइटिंग हैंड रिटन नेम्स ऑफ पेशेंट एंड मेडिसिन आर ऑफन डिफिकल्ट टू रीड. इन केस ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ नेम एज एक्सेट्रा आस्क द पेशेंट फॉर द करेक्ट स्पेलिंग. मैंने कहा था आपको कि डॉक्टर की राइटिंग समझ नहीं आती, इसलिए भी आपने पूछना है कि जो चीज़ समझ ना आए पेशेंट से क्वेश्चन करेंगे कि ये आपको किस पर्टिकुलर डिजीज के लिए आप डॉक्टर के पास गए थे, तो उससे फिर आप अंदाजा लगाएं कि ये मेडिसिन जो है वो कौन सी हो सकती है. बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, नेवर डिस्पेंस अ गेस वर्क. गेस वर्क आपने अंदाजे से डिस्पेंस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे एरर्स जो हैं वो आ सकते हैं. एग्जांपल आ रही है जी एर्लिडीन की और एर्टिडीन की. अब एर्टिडीन जो है इसको आप एर्लिडीन भी पढ़ सकते हैं. एक जो एर्टिडीन है ये डिक्लोफेनिक पेन किलर, इसका ब्रांड नेम है. एर्लिडीन जो है वो नार्लिडीन है. ये दो बिल्कुल जो है वो डिफरेंट हमारे पास ड्रग्स हैं. एक जो आ रही है हमारे पास वो पेन किलर है जिसके अंदर सिर्फ टी का यहाँ पे वो फर्क जो है वो आ रहा है, और दूसरी जो आ रही है हमारे पास वो जो है वो अडीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ये जिसको आप कह सकते हो कि वेजोडाइलेटर है. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जस्ट एल और टी के डिफरेंस के साथ पेशेंट गया था, उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम था, उसको वेजोडाइलेटर चाहिए थी. ठीक है, फार्मासिस्ट ने कहा अच्छा जी तुम्हें ये मेडिसिन है, अगर वो उसने नहीं प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन देखी तो वो उसको एटिडीन दे सकता है डिक्लोफेनिक. और हो सकता है पेशेंट जो है जब उसको हार्ट का पेशेंट है, मेडिसिन प्रॉपर नहीं गई तो उसको अगर पेन किलर चली गई है तो एक तरफ उसको अंजाइना का पेन हो रहा होगा और आपने उसको पेन किलर दे दी. वहां पे हार्ट में प्रॉब्लम चल रही है, आपने पेन किलर दे दी है, पेन शायद उसकी सबसे हो जाए और पता लगे पेशेंट जो है वो फोत हो गया. तो ये बड़ी जरूरी है कि आपने कभी भी अगर आपको स्पेलिंग में प्रॉब्लम लग रही है या आपको समझ नहीं आ रही, नेवर एवर डिस्पेंस गेस वर्क. तो सर जब हमारी कोई भी कंपनी न्यू मेडिसिन लॉन्च करती है तो उसका जो ब्रांड नेम होता है वो अप्रूव नहीं होता. लाइक हम अप्रूव कह तो होता, सकते हैं ना कि बिल्कुल ये अप्रूव नाम होता है. मिलता जुलता है इस तरह का, तो आप चेंज कर लें थोड़ा सा. हमारे लाइक पास ये तो कुछ बहुत ही ऐसी मिलते जुलते नाम है. हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जिसमें नेम बिल्कुल ही सेम है.
वो एग्जाम्पल मैं सर आपको अप्रूवल दूंगा। वालों को कहना चाहिए ना कि आप अपना नेम चेंज कर लें। अप्रूवल नहीं होती ऐसे। जब आप नया रजिस्टर करवाते हैं ब्रांड, तो वो अप्रूवल डेफिनेटली नहीं होती, लेकिन क्योंकि देर आर थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स विच आर बीइंग रजिस्टर्ड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारे वो सर्च तो करते हैं। जब आप एक नाम नया नाम देते हैं, डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उसको देखती है, ट्रैप वाला सर्च करते हैं, लेकिन फिर भी देर आर फ्यू एग्जाम्पल जिनमें सेम नेम रजिस्टर हो गया 2 दफा। तो जब जैसे ही पता लगता है फिर वो नेम उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जिनमें 1 या 2 या 3 नामों के फर्क के साथ या 3 लेटर के फर्क के साथ मेडिसिन मार्केट में है, तो बहुत ध्यान से डिस्पेंस करनी पड़ती है। इसके अलावा डोजेज फॉर्म, डोजेज एंड क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस हैव टू बी एलिजिबल फॉर दैट डिस्पेंसिंग बिकम ईजियर फॉर द फार्मासिस्ट। टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो पता होनी चाहिए। BID, TID, OD, HS, ये सारी टर्मिनोलॉजीज जो हैं ये आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, अभी आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी मैं इंशाल्लाह, ठीक है। एक लिस्ट आपको दूंगा 100 एब्रीविएशन की। पता है आपको OD, BID, TID क्या होता है? OD वंस डेली, BID ट्वाइस डेली, TID थ्राइस डेली, QID 4 टाइम्स अ डे, HS बेड टाइम पे। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ पढ़ाई जाएंगी, ठीक है जी। कंप्लीटनेस करेक्टनेस ये हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो ये आप लोग मेरे से यहाँ पे पूछ सकते हैं।